हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब तक कॉम्प्लेक्स नंबर में हम ये टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। इन पे बेस्ड काफ़ी क्वेश्चंस भी हमने किए हैं। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है इवैल्यूएशन ऑफ रियल इम्प्रॉपर इंटीग्रल यूजिंग कॉची रेसिड्यू थ्योरम। एक बार पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि CSIR नेट JRF में लगभग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से आपके 2 क्वेश्चन आते हैं। तो जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी रहती है क्वेश्चन बनने की, वो जो लास्ट के 3 टॉपिक हैं हमारे कॉची रेसिड्यू थ्योरम से रिलेटेड, उनसे आपका एक क्वेश्चन बनता है और जो अदर टॉपिक हैं उनसे आपका एक क्वेश्चन बनता है। अगर बाई चांस एक ही क्वेश्चन एग्जाम में आए तो उसकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि वो कॉची रेसिड्यू थ्योरम पे बेस्ड ही होगा। तो लास्ट की 2 वीडियो और आज की वीडियो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट कवर करती है, क्योंकि जो कॉची रेसिड्यू थ्योरम से आपका क्वेश्चन बनता है वो 5 मार्क्स का होता है। सो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले लास्ट वीडियो का क्वेश्चन हम देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन है हमारा कि हमें इस इंटीग्रल की वैल्यू इवेलुएट करनी है और 0 से 2 पाई के इंटीग्रल को इवेलुएट करने के लिए सबसे पहले हम उसको कॉन्टूर इंटीग्रल में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद कॉची रेसिड्यू थ्योरम यूज करके हम उसको इवेलुएट करते हैं। तो इस इंटीग्रल को कॉन्टूर इंटीग्रल में कन्वर्ट करने के लिए कुछ स्टेप्स हमारे हैं, जिसमें फर्स्ट स्टेप क्या है कि जो फंक्शन है हमारा कोस थीटा या साइन थीटा का, उसको हम सबसे पहले एक्सप्रेस करेंगे लीनियर पावर्स में। तो फंक्शन को अगर आप देखो तो हमें e की पावर माइनस कोस थीटा है। अगर e की पावर माइनस कोस थीटा का हम एक्सपेंसन करें तो हमें कोस थीटा की बहुत सारी पावर्स मिलेंगी और सबको तो हम लीनियर पावर में एक्सप्रेस कर नहीं सकते। तो सेकंड स्टेप हमारा क्या था कि अगर न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में कोई भी कोस ऑफ एंगल या साइन ऑफ एंगल टर्म प्रेजेंट है तो उस केस में हम उसको रियल या इमेजनरी पार्ट लिखेंगे e की आयटा थीटा का या e की माइनस आयटा थीटा का। तो अगर e की आयटा थीटा का रियल पार्ट आप देखो तो e की आयटा थीटा को हम लिखते हैं कोस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा। तो यहाँ से रियल पार्ट हमारा क्या आ रहा है, कोस थीटा आ रहा है। तो कोस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, रियल पार्ट ऑफ e की आयटा थीटा लिख सकते हैं। या फिर e की माइनस आयटा थीटा को अगर हम देखें तो वो क्या आ रहा है, कोस थीटा माइनस आयटा साइन थीटा। तो हम कोस थीटा को रियल पार्ट ऑफ e की आयटा थीटा या e की माइनस आयटा थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। और e की आयटा थीटा का इमेजनरी पार्ट क्या था, साइन थीटा था। और e की माइनस आयटा थीटा का इमेजनरी पार्ट क्या है, माइनस साइन थीटा है। तो इंटीग्रल हमारा क्या बनता है, रियल पार्ट ऑफ इंटीग्रल 0 to 2 पाई e की पावर माइनस कोस थीटा इंटू e की पावर आयटा, और जो एंगल है वो हम लिखें साइन थीटा प्लस एन थीटा इंटू डी थीटा। तो यहाँ से हम सेकेंड जो नेक्स्ट स्टेप था हमारा वो क्या था कि हम कन्वर्ट करते हैं, एक कॉन्टूर हम कंसीडर करते हैं मोड ऑफ z इज इक्वल टू 1 का, और जितनी भी कोस थीटा या साइन थीटा की टर्म्स प्रेजेंट रहती हैं उनको हम z की टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखें क्योंकि बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो माइनस कोस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा हमें मिल रहा है, और अगर माइनस हम कॉमन लें तो यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस आयटा साइन थीटा। तो ये जो टर्म हमारी बन रही है वो z बार की बन रही है, और हमें रिप्रेजेंट किस में करना है, z की टर्म्स में। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्लस लेके चलेंगे तो z बनेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे माइनस लेके चलते हैं, क्योंकि e की माइनस आयटा थीटा का जो रियल पार्ट होता है वो भी क्या होता है, कोस थीटा होता है, ठीक है। तो जो इंटीग्रल हमारा बनेगा वो क्या बनेगा, रियल पार्ट ऑफ 0 to 2 पाई, अगर पावर्स को हम ऐड करें तो क्या आता है, माइनस कोस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा इंटू e की पावर माइनस आयटा एन थीटा इंटू डी थीटा। तो अब इसको कन्वर्ट करते हैं हम कॉन्टूर इंटीग्रल में, z की पावर्स में अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें तो क्या बनता है, रियल पार्ट ऑफ कॉन्टूर इंटीग्रल e की पावर माइनस z, और ये क्या हो जाएगा, e की आयटा थीटा जो होता है वो z होता है। तो e की आयटा n थीटा है तो z की पावर माइनस n होगी, जो नीचे जाके क्या होगी, z की पावर n हो जाएगी। डी थीटा हमारा क्या होता है, डी जेड अपॉन आयटा z होता है, ठीक है। तो आयटा से अगर मल्टीप्लाई और आयटा से हम डिवाइड करें तो वैल्यू हमारी क्या आ रही है, रियल पार्ट ऑफ कॉन्टूर इंटीग्रल माइनस आयटा e की पावर माइनस z इंटू डी जेड
अपॉन जेड की पावर n प्लस 1। तो यहाँ से फंक्शन जो हमारा है एफ ऑफ जेड वो क्या आता है माइनस आयोटा e की पावर माइनस जेड अपॉन जेड की पावर n प्लस 1। इसके बाद हम क्या करते हैं, सिंगुलर पॉइंट फाइंड आउट करते हैं और ये देखते हैं कि कौन से सिंगुलर पॉइंट इस कर्व के इनसाइड लाई कर रहे हैं, क्योंकि वही हमारे इंटीग्रल में कंट्रीब्यूट करेंगे। तो उन पॉइंट्स के लिए हम रेसिड्यू फाइंड आउट करते हैं। तो कंडीशन ऑफ सिंगुलरिटी की अगर हम बात करें तो डिनोमिनेटर वाली टर्म को 0 के इक्वल रखते हैं। वहाँ से जो पॉइंट हमारे आते हैं वो क्या होते हैं, सिंगुलर पॉइंट होते हैं। तो यहाँ से हमें क्या पॉइंट मिल रहा है, z इज इक्वल टू 0। तो ये क्या होगा, आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट होगा, क्योंकि एक ही सिंगुलर पॉइंट हमें मिल रहा है तो आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट हो जाएगा। तो इसके लिए रेसिड्यू अगर हम फाइंड आउट करें तो डायरेक्टली हम रेसिड्यू फाइंड आउट कर सकते हैं लोरेंट्ज़ सीरीज एक्सपेंशन करके। अगर e की पावर z का हम लोरेंट्ज़ सीरीज एक्सपेंशन करें तो रेसिड्यू क्या बताता है कि जो कोफिशिएंट होगा 1 अपॉन z का वो क्या होगा, रेसिड्यू होगा एट z इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर एक्सपेंशन हम देखें माइनस आयोटा हमारा बाहर है, e की पावर माइनस जेड का क्या होगा 1 माइनस जेड प्लस जेड स्क्वेयर बाई 2 फैक्टोरियल माइनस जेड क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन प्लस जेड की पावर n माइनस 1 रेज टू पावर n अपॉन n फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ठीक है, और डिवाइडेड बाई क्या है, z की पावर n प्लस 1। तो इस टर्म को अगर हम देखें तो z की पावर n से z की पावर n कैंसिल होगी, तो जो कोफिशिएंट हमारा बचेगा वो 1 अपॉन z का बचेगा और वो कोफिशिएंट हमें क्या मिल रहा है, जो रेसिड्यू होगा वो क्या हो जाएगा माइनस 1 रेज टू पावर n इंटू माइनस आयोटा हमारा बाहर है डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल। ठीक है, तो जो इंटीग्रल होगा वो क्या होगा एफ ऑफ जेड इंटू डी जेड इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा और इंटू में माइनस आयोटा माइनस 1 रेज टू पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। तो आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो जो वैल्यू हमारी आती है इंटीग्रल की वो ये वैल्यू निकल के आते हैं। दूसरा, हम इस इंटीग्रल को रेसिड्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम देखें कि ये पोल आ रहा है और वो कितने ऑर्डर का आ रहा है और नेक्स्ट फिर फॉर्मूला लगा के हम उसको कैलकुलेट करें तो रेसिड्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये जो सिंगुलर पॉइंट है हमारा वो किस टाइप का सिंगुलर पॉइंट है। तो इस सिंगुलर पॉइंट को अगर आप देखो तो हम क्या कहते हैं, अगर एफ ऑफ जेड में हम z इज इक्वल टू 0 पुट करें तो वैल्यू अगर नॉन जीरो फाइनाइट क्वांटिटी डिवाइडेड बाय 0 आती है तो हम क्या बोलेंगे कि वो पोल है। और जिस फैक्टर की वजह से हमारा z इज इक्वल टू 0 आ रहा है उसकी जो पावर होगी वही क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ पोल हो जाएगा। तो इसमें अगर f ऑफ z में हम z इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो वैल्यू हमें क्या मिलती है माइनस आयोटा e की पावर z इज इक्वल टू 0 अगर हम रखेंगे तो 1 आएगा डिवाइडेड बाई क्या होगा 0। तो ये क्या आ रहा है, नॉन जीरो फाइनाइट क्वांटिटी डिवाइडेड बाई 0। तो हम क्या बोलेंगे कि z इज इक्वल टू 0 है वो एक पोल है और उसका ऑर्डर क्या होगा, जिस फैक्टर की वजह से z इज इक्वल टू 0 सिंगुलर पॉइंट हमें मिल रहा है उसकी जो पावर होगी वही क्या होगा, ऑर्डर ऑफ पोल होगा। तो इसका ऑर्डर कितना है n+1। तो इसके लिए रेसिड्यू अगर हम फाइंड आउट करें तो हम क्या देखते हैं, रेसिड्यू ऑफ फंक्शन एट z इज इक्वल टू 0। अगर सिंपल या ऑर्डर n के पोल के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल होता है। तो यहाँ पे क्योंकि ऑर्डर n+1 है तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन n फैक्टोरियल। डेरिवेटिव हम करेंगे डी जेड की रेस्पेक्ट में nth टाइम्स और इधर क्या लिखते हैं z की पावर z माइनस जो 0 होगा, z माइनस 0 जो पॉइंट होगा उसकी पावर कितनी, जितने ऑर्डर का पोल है उतनी n+1 इंटू एफ ऑफ जेड हमारा क्या होगा माइनस आयोटा e की पावर माइनस जेड डिवाइडेड बाई z की पावर n+1 और इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे एट z इज इक्वल टू 0। तो z की पावर n+1 से ये पावर कैंसिल हो जाएगी। तो जो डेरिवेटिव हम फाइंड आउट करते हैं माइनस आयोटा हमारा कॉमन होगा डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल और डेरिवेटिव हम किसका देख रहे हैं, z के रेस्पेक्ट में nth टाइम e की पावर माइनस जेड का।
एट z इज इक्वल टू 0 हम पुट करते हैं, तो यहाँ से क्या वैल्यू हमें मिलती है। अगर फर्स्ट टाइम हम डेरिवेटिव करते हैं तो -1 हमें मिलता है, सेकेंड टाइम के लिए क्या होगा +1 मिलेगा, थर्ड टाइम के लिए -1 मिलेगा। तो हम nth टाइम के लिए क्या लिखेंगे -1 रेज टू पावर n, माइनस आइटा हमारा है ही डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल इंटू e की पावर -z, और एट z इज इक्वल टू 0 हम देखें तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो ये हमारा रेसिड्यू निकल के आता है। तो इंटीग्रल की वैल्यू हम फाइंड आउट करें तो वो क्या हो जाएगी 2 पाई आयटा इंटू में माइनस आयटा -1 रेज टू पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहाँ से आयटा स्क्वायर -1 होगा, माइनस माइनस कैंसिल होगा, तो वैल्यू हमारी क्या आ रही है 2 पाई इंटू -1 रेज टू पावर n डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल। जब हमने लोरेंट सीरीज एक्सपेंशन से रेसिड्यू फाइंड आउट किया तो भी हमारा रेसिड्यू सेम ही आ रहा था। तो आपको जो इजी मेथड लगे उससे आप रेसिड्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो जो इसका आंसर होगा वो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। टॉपिक है हमारा इवेल्युएशन ऑफ रियल इम्प्रॉपर इंटीग्रल यूजिंग कोसी रेसिड्यू थ्योरम। कोसी रेसिड्यू थ्योरम का यूज करके ऐसे इंटीग्रल को हमें इवेल्युएट करना है। कोसी रेसिड्यू थ्योरम को अगर हम रिमाइंड करें तो वो क्या होती है क्लोज्ड इंटीग्रल f ऑफ z इंटू डी जेड इक्वल होता है 2 पाई आयटा इंटू सम ऑफ रेसिड्यू ऑफ दो सिंगुलर पॉइंट विच लाई इनसाइड द क्लोज्ड कर्व। अगर कर्व की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है तो यहाँ पे प्लस साइन होता है, और अगर कर्व की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो यहाँ पे माइनस साइन होता है। तो इस थ्योरम का यूज करके हमें इस इंटीग्रल की वैल्यू इवेलुएट करनी है। वो कैसे हम करेंगे वो हम देखते हैं। तो इस टॉपिक पे हमारे 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट टाइप है कि अगर f ऑफ x कंटेन करता है एल्जेब्रिक फंक्शन, तो एल्जेब्रिक फंक्शन का अगर हम एग्जाम्पल लिखें -∞ टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया एल्जेब्रिक फंक्शन को, और इस इंटीग्रल को हमें इवेलुएट करना है। तो उसके लिए फर्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा कि हम f ऑफ x को क्या लिख देंगे f ऑफ z की टर्म्स में लिख देंगे। ठीक है, तो इंटीग्रल हमारा क्या बनता है -∞ टू इन्फिनिटी z स्क्वायर अपॉन ये हमारा इंटीग्रल बन जाएगा। z की टर्म्स में हमने इसलिए लिखा है क्योंकि जो कोसी रेसिड्यू थ्योरम है हमारी वो f ऑफ z इंटू डी जेड पे एप्लीकेबल है। तो अब क्या है कोसी रेसिड्यू थ्योरम क्योंकि हमारी क्लोज्ड कर्व पे एप्लीकेबल है, तो -∞ से +∞ की लिमिट का -∞ को यहाँ पे होगा और +∞ यहाँ पे 0 यहाँ पे होगा। तो अगर एक क्लोज्ड कर्व हम ड्रॉ करें जो इस लिमिट को कंटेन करता हो तो वो क्या हो सकता है कि अगर अपर हाफ प्लेन में एक सर्कल हम ड्रॉ करें, हाफ सर्कल अगर हम ड्रॉ करें तो उसकी जो डायरेक्शन होगी कर्व की वो क्या हो जाएगी एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो ये क्लोज्ड कर्व बन गया। इसके लिए हमारी कोसी रेसिड्यू थ्योरम ये एप्लीकेबल हो जाएगी। लेकिन अगर कोई भी सिंगुलर पॉइंट एट द रियल एक्सिस लाई करता है तो उसके लिए क्या होगा, यहाँ पे तो इनसाइड के लिए तो 2 पाई आयटा हो जाएगा, और अगर रियल एक्सिस पे लाई करता है तो उसके लिए क्या हो जाएगी कोसी रेसिड्यू थ्योरम प्लस पाई आयटा इंटू में सम ऑफ रेसिड्यू जो सिंगुलर पॉइंट इस पे लाई करता है उनका सम ऑफ रेसिड्यू। ठीक है, सम ऑफ रेसिड्यूज ऑफ दो सिंगुलर पॉइंट विच लाई ऑन द रियल एक्सिस which lie on the real axis। तो जो रियल एक्सिस पे लाई करता है उनके लिए पाई आयोटा हो जाएगा, और जो इनसाइड द क्लोज्ड कर्व लाई करता है उनके लिए 2 पाई आयोटा हमारा होता ही है। क्योंकि हमें सिंगुलर पॉइंट को एक्सक्लूड करना है, तो एक्सक्लूड करेंगे तो हाफ सर्कल क्योंकि हमें ड्रॉ करना पड़ेगा, इसलिए हम पाई आयोटा लिख रहे हैं। और अगर कोई इनसाइड होता है तो उसको एक्सक्लूड करने के लिए हमें कंप्लीट सर्कल ड्रॉ करना पड़ता है, तो उसके लिए हम 2 पाई आयटा लिखते हैं। क्योंकि जो एंगल हमारा हो जाएगा वो इस केस में 2 पाई हो जाएगा और इस केस में सिर्फ पाई होता है। ठीक है, तो इसीलिए जो रियल एक्सिस पे हमारा होगा वहाँ पे हम पाई आयटा इंटू सम ऑफ रेसिड्यू लिखेंगे, जो इनसाइड होगा उसके लिए 2 पाई आयटा लिखेंगे।
तो एक तो ये कर्व हम ड्रॉ कर सकते हैं। दूसरा, अगर हम कर्व ड्रॉ करें -∞ से लेके +∞ का, तो वो ये भी कर्व हमारा ड्रॉ हो सकता है कि वो लोअर हाफ प्लेन में कर्व ड्रॉ, एक सर्कल हम ड्रॉ करें, हाफ सर्कल, तो उसके लिए जो डायरेक्शन होगी वो क्या हो जाएगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगी। और क्लॉकवाइज डायरेक्शन अगर होती है तो उस केस में जो साइन है हमारे वो माइनस से चेंज हो जाएंगे। तो रिजल्ट कौन सा भी अगर हम लेके चलें, रिजल्ट दोनों के केस में सिमिलर ही होता है। सो r = ∞ लेके एक हाफ सर्कल हम ड्रॉ करते हैं अपर हाफ प्लेन में या लोअर हाफ प्लेन में, जो -∞ to ∞ लिमिट को कंटेन करता है। और क्योंकि हमने एक क्लोज्ड कर्व ड्रॉ कर लिया, तो क्लोज्ड कर्व इंटीग्रल को हम फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग कोसी रेसिड्यू थ्योरम। लेकिन हमें फाइंड आउट करना है ये वाला इंटीग्रल -∞ to ∞ f(z) × dz हमें फाइंड आउट करना है। तो अगर पूरे क्लोज्ड कर्व इंटीग्रल में से अगर ये वाला कर्व इंटीग्रल हम हटा दें तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगी। और जो ये वाला कर्व इंटीग्रल होता है इसकी वैल्यू r ∞ के केस में 0 होती है। तो इस इंटीग्रल को हम क्या लिख सकते हैं, क्लोज्ड कर्व इंटीग्रल f(z) × dz। और इसको हम कोशी रेसिड्यू थ्योरम यूज करके इवेलुएट कर सकते हैं। तो यहाँ से इंटीग्रल हमारा चेंज हो जाता है क्लोज्ड इंटीग्रल में z² + 4 का होल स्क्वायर × dz। और जनरली हम अपर हाफ सर्कल कंसीडर करके चलते हैं क्योंकि रिजल्ट दोनों से सेम ही आता है, लेकिन अपर हाफ सर्कल में जो कर्व की डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो जो साइन हम लेके चलेंगे कोसी रेसिड्यू थ्योरम में वो प्लस साइन लेके हम चलेंगे। तो इस इंटीग्रल को इवेलुएट करने के लिए सबसे पहले हम सिंगुलर पॉइंट फाइंड आउट करेंगे, फिर ये देखेंगे कि कौन से सिंगुलर पॉइंट इनसाइड द अपर हाफ सर्कल लाई करते हैं और कौन से रियल एक्सिस पे लाई करते हैं। उन सब के लिए हम रेसिड्यू फाइंड आउट करेंगे और देन कोसी रेसिड्यू थ्योरम यूज करके हम इस इंटीग्रल को इवेलुएट कर लेंगे। तो कंडीशन ऑफ सिंगुलरिटी क्या कहती है कि डिनोमिनेटर वाली टर्म को हम 0 के इक्वल रखते हैं, उसके लिए फंक्शन क्या होता है, नॉट एनालिटिक होता है। तो जो पॉइंट्स हमारे आएंगे वो क्या हो जाएंगे, सिंगुलर पॉइंट्स हो जाएंगे। तो z² = -4 और यहाँ से पॉइंट हमें क्या मिल रहे हैं, z ± 2 i, 2 + 2 i एंड -2 i। तो z +2 i है वो हमारा अपर हाफ सर्कल में लाई करता है, तो उसके लिए हम रेसिड्यू फाइंड आउट करेंगे। और z -2 i है वो अपर हाफ सर्कल से के आउटसाइड लाई करता है, तो वो इंटीग्रल में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। तो इसके लिए रेसिड्यू फाइंड आउट करने से पहले हम ये चेक करते हैं कि ये किस टाइप का सिंगुलर पॉइंट है। तो क्योंकि फंक्शन हमारा एल्जेब्रिक फंक्शन है, तो जो सिंगुलर पॉइंट हमारा होगा वो नॉन एसेंशियल सिंगुलर पॉइंट हो जाएगा या फिर हम बोले पोल हो जाएगा। तो ऑर्डर की अगर हम बात करें तो किस फैक्टर की वजह से वो आ रहा है, z² + 4 को हम लिख सकते हैं z + 2 i × z - 2 i, और स्क्वायर क्योंकि है तो पावर 2 हमें लिखनी पड़ेंगी। इस टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं, तो z = 2 i इस फैक्टर की वजह से हमें मिल रहा है, तो इसकी जो पावर होगी वही क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा पोल का। तो ऑर्डर क्या आता है, 2। तो रेसिड्यू हम फाइंड आउट करें, रेसिड्यू ऑफ फंक्शन z = 2 i सेकेंड ऑर्डर पोल के लिए क्या होता है, 1/n - 1 तो 1 आएगा इंटू d/dz z - 2 i का होल स्क्वायर इंटू f(z), और f(z) की वैल्यू क्या है, z² z - 2 i का होल स्क्वायर इंटू z + 2 i का होल स्क्वायर। और वैल्यू हमें इवेलुएट करनी है z = 2 i पे। तो इस वैल्यू से ये कैंसिल हुई, तो इसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन अगर हम करें तो क्या वैल्यू हमारी आती है, z + 2 i का होल स्क्वायर की पावर 4 हो जाएगी, और यहाँ पे z + 2 i का होल स्क्वायर आएगा इंटू में z² का डिफरेंशिएशन होता है 2z माइनस z² एज इट इज़, और इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा 2 इंटू में z + 2 i, और वैल्यू हमें किस पे निकालनी है, z = 2 i पे। तो यहाँ से वैल्यू हमारी क्या आती है, अगर 2 i हम पुट करें तो 2 i करने पे यहाँ पे क्या होगा 4 i स्क्वायर इंटू में 2 इंटू 2 i क्या हो जाएगा 4 i माइनस यहाँ पे क्या होगा 2 इंटू में 4 i स्क्वायर होगा,
और यहाँ पे क्या होगा इंटू 4 आयटा। तो आयटा स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे -1 और माइनस माइनस यहाँ पे क्या होएगा प्लस, और 2 इंटू 4 क्या होगा 8। तो ये हमारी वैल्यू आती है। डिवाइडेड में क्या है 2 + 2 क्या हो गया 4 आयटा, इसकी पावर 4। तो ये वैल्यू हमारी आती है। तो यहाँ से 4 आयटा स्क्वायर क्या होगा -16 इंटू 4 आयटा प्लस 32 आयटा डिवाइडेड बाई आयटा की पावर 4 1 हो जाएगी, और 4 की पावर 4 को हम लिख देंगे 16 इंटू में 16। तो यहाँ से वैल्यू हमारी आती है -32 आयटा डिवाइडेड बाई 16 इंटू 16। 16 से ये कैंसिल हुआ 2 टाइम्स और 2 से ये 8 टाइम्स, तो वैल्यू हमारी आई माइनस आयटा बाई 8। तो इंटीग्रल की वैल्यू हम कैलकुलेट करें एफ ऑफ जेड इंटू डी जेड, वो क्या होगी 2 पाई आयटा इंटू सम ऑफ रेसिड्यू ऑफ दैट सिंगुलर पॉइंट विच लाई इनसाइड द सर्कल। तो वो कितना है 2 आयटा के लिए जो सम ऑफ रेसिड्यू है वो कितना है माइनस आयटा बाई 8, और जो रियल एक्सिस पे लाई कर रहे हैं उसके लिए क्या है पाई आयटा, लेकिन रियल एक्सिस पे कोई है नहीं तो पाई आयटा वाली टर्म क्या हो जाएगी 0। तो यहाँ से आयटा स्क्वायर -1 होगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से ये कैंसिल हुआ 4 टाइम्स। तो जो वैल्यू हमारी आ रही है वो कितनी आ रही है π/4। तो जो हमारा इंटीग्रल है -∞ टू ∞ x² अपॉन x² + 4 का होल स्क्वायर इंटू dx, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी π/4। टाइप सेकंड जो है क्वेश्चंस की जो हमारे से एग्जाम में पूछे जाते हैं वो क्या है कि अगर f ऑफ x कंटेन करता है साइन और कोसाइन फंक्शन अलोंग विद एल्जेब्रिक फंक्शन। एक एग्जाम्पल अगर हम देखें कि इंटीग्रल है हमारा -∞ टू ∞ साइन mx अपॉन x इंटू x² + a² इंटू dx, जहाँ पे m ग्रेटर देन 0 और a ग्रेटर देन 0। इस इंटीग्रल की वैल्यू हमें इवेलुएट करनी है। तो जहाँ पे भी साइन और कोसाइन टर्म प्रेजेंट होगी न्यूमरेटर में तो उसको हम चेंज कर देंगे रियल और इमेजनरी पार्ट ऑफ e की आयटा जेड, और जो बाकी अदर प्रोसेस होगी वो सिमिलर होगी टाइप फर्स्ट के। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है कि हम f ऑफ x को लिखते हैं f ऑफ z की टर्म्स में। तो इंटीग्रल हमारा होता है साइन mz अपॉन z इंटू z² + a² इंटू dz। तो यहाँ से फिर हम क्या कहते हैं कि अगर न्यूमरेटर में साइन या कोसाइन टर्म प्रेजेंट है तो हम इस फॉर्म में लिखेंगे उसको। तो हम इसको क्या लिखते हैं इमेजनरी पार्ट ऑफ -∞ टू ∞ e की आयटा mz डिवाइडेड बाई z इंटू z² + a² इंटू dz। उसके बाद हम क्या करते हैं कि एक इन्फिनिटी रेडियस का हाफ सर्कल ड्रॉ करते हैं अपर हाफ प्लेन में, जिसके इनसाइड में जो भी पॉइंट्स होंगे उसके लिए हम रेसिड्यू फाइंड आउट करेंगे, और जो रियल एक्सिस पे लाई करेंगे उनके लिए हम रेसिड्यू फाइंड आउट करेंगे। तो इस इंटीग्रल को हम क्या लिख सकते हैं क्लोज कर्व इंटीग्रल में लिख सकते हैं अगर हम r = लेके चलते हैं। तो इंटीग्रल हमारा चेंज होता है इमेजनरी पार्ट ऑफ क्लोज कर्व इंटीग्रल e की आयटा mz डिवाइडेड बाई z इंटू z² + a² इंटू dz। तो यहाँ से फंक्शन हमारा क्या आता है f ऑफ z = e की आयटा mz अपॉन z इंटू z² + a²। तो सिंगुलर पॉइंट हम फाइंड आउट करते हैं, फिर उसके बाद ये देखते हैं कि कौन से पॉइंट हमारे इस कर्व में लाई कर रहे हैं और रियल एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, उनके लिए रेसिड्यू फाइंड आउट करेंगे। देन कोसी रेसिड्यू थ्योरम यूज करके हम इंटीग्रल की वैल्यू इवेलुएट करेंगे। तो कंडीशन ऑफ सिंगुलरिटी हमारी क्या है कि डिनोमिनेटर वाली टर्म को हम 0 के इक्वल रखते हैं। तो उसके लिए जो पॉइंट्स हमारे आते हैं वो क्या होते हैं सिंगुलर पॉइंट, क्योंकि वहाँ पे फंक्शन नॉट एनालिटिक होता है। तो पॉइंट हमारे क्या है z = 0 एंड z² = -a²। तो यहाँ से पॉइंट हमारा आता है z = ± आयटा a। तो जो z = आयटा a होगा वो अपर हाफ सर्कल में लाई कर रहा है, लेकिन z = आयटा a है वो आउटसाइड है अपर हाफ सर्कल से, तो ये इंटीग्रल में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। ये पॉइंट कंट्रीब्यूट करेगा और ये कंट्रीब्यूट करेगा क्योंकि ये रियल एक्सिस पे लाई कर रहा है। और क्योंकि हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारे पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं वो इन फैक्टर किस फैक्टर की वजह से आ रहे हैं e की आयटा mz डिवाइडेड बाई z इंटू में इसको हम क्या लिख सकते हैं z + आयटा a इंटू z - आयटा a। तो इस फैक्टर की वजह से हमें z = आयटा a मिल रहा है। तो इसकी पावर कितनी है 1,
तो जो ऑर्डर होगा वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, या फिर हम बोले सिंपल पोल, और इसकी पावर भी 1 है तो ये भी सिंपल पोल है। तो रेसिड्यू हम फाइंड आउट करें फंक्शन का एट z इज इक्वल टू 0। सिंपल पोल के लिए क्या होता है, लिमिट z टेंड्स टू 0, z इंटू में फंक्शन f ऑफ z होता है तो e की आइटा mz डिवाइडेड बाई z इंटू में z स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो z से z कैंसिल होगा, z टेंड्स टू 0 अगर हम पुट करते हैं तो z की वैल्यू 0 रखेंगे तो e की पावर 0 1 हो जाएगा, यहाँ पे 0 रखेंगे तो क्या आएगी वैल्यू 1 अपॉन a स्क्वायर आती है। अब रेसिड्यू हम फाइंड आउट करें फंक्शन का एट z इज इक्वल टू आइटा a, तो क्या हो जाएगा, लिमिट z टेंड्स टू आइटा a z माइनस आइटा a इंटू एफ ऑफ z, और f ऑफ z की वैल्यू क्या है, e की आइटा m z डिवाइडेड बाई z इंटू में z माइनस आइटा a इंटू z प्लस आइटा a। तो इससे ये कैंसिल होगा, और z की वैल्यू अगर आइटा a हम रखते हैं तो क्या वैल्यू हमें मिलती है, e की वैल्यू आइटा स्क्वायर क्या होगा, -1 हो जाएगा, क्योंकि आइटा हम रख रहे हैं तो माइनस एम ए वैल्यू हमें मिलेगी, डिवाइड में क्या होगा आइटा a इंटू में 2 आइटा a, तो आइटा स्क्वायर -1 होगा तो माइनस आगे आएगा, इंटू में 2 आइटा 2a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, आइटा a इंटू में 2 आइटा a तो 2a स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू हमें ये मिल रही है। तो इंटीग्रल की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करें f ऑफ z इंटू डी जेड, वो क्या होता है 2 पाई आइटा इंटू सम ऑफ रेसिड्यू जो इनसाइड द अपर हाफ सर्कल लाई कर रहा है वो z इज इक्वल टू आइटा a कर रहा है, तो 2 पाई आइटा इंटू में e की पावर माइनस साइन के साथ है माइनस एम ए अपॉन 2a स्क्वायर, तो 2 से 2 कैंसिल होगा, प्लस पाई आइटा इंटू में जो रियल एक्सिस पे लाई कर रहा है वो क्या है 1 अपॉन a स्क्वायर। और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, इमेजनरी पार्ट ऑफ f ऑफ z इंटू डी जेड की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि दोनों ही हमारे इमेजनरी पार्ट है, तो वैल्यू क्या आएगी, इमेजनरी पार्ट ऑफ इंटीग्रल f ऑफ z डी जेड, या फिर हम लिखें इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साइन एम एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स, उसकी वैल्यू हमारी आएगी पाई आइटा अपॉन ए स्क्वायर। अगर हम कॉमन लें दोनों में से तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, यहाँ से 1 मिलता है और यहाँ से माइनस ई की पावर माइनस एम ए हमें मिलता है। और क्योंकि हम इमेजनरी पार्ट निकाल रहे हैं तो जो आइटा हमारा होगा वो नहीं आएगा इमेजनरी पार्ट के लिए, आइटा से जो अदर टर्म होती है वो हमारा इमेजनरी पार्ट होता है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। और अगर हमें इंटीग्रल फाइंड आउट करना हो 0 टू इन्फिनिटी साइन एम एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स, जहाँ पे m ग्रेटर दैन 0 है और a ग्रेटर दैन 0 है, तो उसके लिए क्या होगा, क्योंकि साइन एम एक्स है वो हमारा ऑड फंक्शन है और ये भी ऑड फंक्शन है, तो जो ओवरऑल फंक्शन हमारा बन रहा है वो क्या बन रहा है, इवन फंक्शन बन रहा है। तो इवन फंक्शन के लिए हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट को 1/2 इंटू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साइन एम एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये इंटीग्रल हमने अभी कैलकुलेट किया है, तो उसकी वैल्यू क्या आई है, ये वाली वैल्यू आई है, तो उससे हम सिर्फ 2 से डिवाइड कर देंगे, तो इस इंटीग्रल की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, पाई अपॉन 2a स्क्वायर 1 माइनस ई की पावर माइनस एम ए। तो जहाँ पे भी आपका इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी गिवन हो और इवन फंक्शन गिवन हो तो हम उसको चेंज कर देंगे 1/2 माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और ये वाला इंटीग्रल हमने कैलकुलेट करना सीखा ही है। टाइप थर्ड है हमारा कि अगर f ऑफ x कंटेन करता है ln फंक्शन अलोंग विद एल्जेब्रिक फंक्शन। एक एग्जांपल हम देख लेते हैं जो जस्ट 2012 में आया था। इसको सोल्व करने का जो प्रोसेस है वो सिमिलर है टाइप फर्स्ट के, लेकिन फिर भी थोड़ा सा डिफरेंट है ये क्वेश्चन, इसीलिए हमने इसको टाइप थर्ड बोला है। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी का इंटीग्रल ln x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, और ये हम फाइंड आउट करते हैं टाइप फर्स्ट के प्रोसेस से। तो सबसे पहले हम इसको चेंज करते हैं, f ऑफ x को चेंज करते हैं f ऑफ z से, तो हम क्या लिखते हैं माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ln z अपॉन
जेड स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू डी जेड। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं कि जो एल एन जेड है हमारा, वो हमने पहले भी पढ़ा है कि एल एन जेड हमारा मल्टी वैल्यूड फंक्शन है, मल्टी वैल्यूड फंक्शन है। और मल्टी वैल्यूड फंक्शन के केस में जो फर्स्ट वैल्यू हमारी होती है वो प्रिंसिपल वैल्यू होती है, जिसके लिए थीटा कहाँ से, थीटा लाई करता है 0 से 2 पाई के बीच में। तो जब भी हम इंटीग्रल की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हम प्रिंसिपल वैल्यू एल एन जेड की कंसीडर करके चलेंगे। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं, इसको हम चेंज करते हैं क्लोज कर्व इंटीग्रल में। अगर हम r इजिकल टू इन्फिनिटी का एक अपर हाफ सर्कल ड्रॉ करते हैं तो उसके बाद हम फाइंड आउट करते हैं सिंगुलर पॉइंट्स और रेसिड्यू, और कोसी रेसिड्यू थ्योरम यूज करके हम इसके इंटीग्रल की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो हम क्या लिखते हैं इस इंटीग्रल को, क्लोज इंटीग्रल एल एन जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू डी जेड, ऐसे लिख सकते हैं। तो सिंगुलर पॉइंट अगर हम फाइंड आउट करें तो सिंगुलर पॉइंट कौन से हो जाएंगे, एक तो अगर हम इस टर्म को 0 के इक्वल रखते हैं तो वहाँ पे फंक्शन क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। तो जो पॉइंट हमारे आएंगे वो सिंगुलर पॉइंट आएंगे। तो जेड स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यहाँ से क्या मिला, जेड स्क्वायर इज इक्वल टू -1, या फिर हम बोले जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस आल्टा। और जो ये सिंगुलर पॉइंट है हमारे, ये सेकेंड ऑर्डर के हैं क्योंकि ये इस फैक्टर की वजह से हमें मिल रहे हैं और इसकी पावर कितनी है 2, तो ये सेकेंड ऑर्डर के हैं। दूसरा पॉइंट हमें कहाँ से मिलेगा कि अगर हम z इज इक्वल टू 0 करते हैं तो एल एन जो 0 है वो नॉट डिफाइंड होता है, तो वहाँ से भी z इज इक्वल टू 0 भी हमारा क्या होगा, एक सिंगुलर पॉइंट होगा, ठीक है। और इस सिंगुलर पॉइंट को हम ब्रांच पॉइंट बोलते हैं क्योंकि ये मल्टी वैल्यूड से हमें मिल रहा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ से z इज इक्वल टू 0 एक सिंगुलर पॉइंट आ गया। तो z इज इक्वल टू 0 है वो रियल एक्सिस पे लाई करता है, और z इज इक्वल टू प्लस आयोटा है वो इनसाइड द सर्कल लाई करता है, और z इज इक्वल टू माइनस आयोटा जो है वो आउटसाइड द सर्कल लाई करता है, तो वो कंट्रीब्यूट नहीं करेगा इंटीग्रल में। तो रेसिड्यू हमें फाइंड आउट करना है एट z इज इक्वल टू 0। सो z इज इक्वल टू 0 एक सिंपल पोल है, तो सिंपल पोल के लिए रेसिड्यू क्या होता है, लिमिट z टेंड्स टू 0, z इंटू में फंक्शन होता है f ऑफ z एल एन जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये वैल्यू आएगी। तो अगर z को हम रिप्लेस कर दे 1 अपॉन t से, तो लिमिट हमारी किससे चेंज हो जाएगी, t टेंड्स टू इन्फिनिटी हो जाएगा, और वैल्यू क्या आती है 1 अपॉन t इंटू एल एन 1 अपॉन टी डिवाइडेड बाई 1 अपॉन टी का होल स्क्वायर प्लस 1 और इसका होल स्क्वायर। तो अगर t टेंड्स टू इन्फिनिटी अगर हम पुट करते हैं तो यहाँ पे 0 हो रहा है, लेकिन इस टर्म को अगर आप देखो तो एल एन 1 अपॉन टी को हम क्या लिख सकते हैं, एल एन 1 माइनस एल एन टी, और एल एन 1 हमारा क्या होता है 0 होता है। तो यहाँ से वैल्यू अगर हम t टेंड्स टू इन्फिनिटी करते हैं तो वैल्यू हमारी क्या आ रही है, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म आ रही है। तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म के लिए हम क्या यूज करते हैं, एल हॉस्पिटल रूल यूज करते हैं। तो एल हॉस्पिटल अगर हम अप्लाई करें तो क्या हमारी वैल्यू होगी, लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी एल एन टी का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस ऑफ 1 अपॉन टी, और 1 अपॉन टी का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस ऑफ t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नीचे वाली टर्म क्योंकि t है ना, तो t का डेरिवेटिव हमारा 1 हो जाएगा। डिवाइड में क्या है 1 अपॉन टी का होल स्क्वायर प्लस 1 और इसका होल स्क्वायर। तो t टेंड्स टू इन्फिनिटी अगर हम पुट करते हैं तो यहाँ पे वैल्यू 0 है, और यहाँ पे वैल्यू अगर t टेंड्स टू इन्फिनिटी हम करें तो -1 अपॉन इन्फिनिटी क्या हो रहा है, 0 वैल्यू आ रही है। तो रेसिड्यू ऑफ फंक्शन एट z इज इक्वल टू 0 के लिए वैल्यू क्या आ रही है हमारी, 0। अब रेसिड्यू हम फाइंड आउट करते हैं z इज इक्वल टू आयटा के लिए। तो z इज इक्वल टू आयटा जो हमारा है वो सेकेंड ऑर्डर पोल है। सेकेंड ऑर्डर पोल के लिए हम रेसिड्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, d अपॉन डी जेड इंटू जेड माइनस आयटा का होल स्क्वायर इंटू एफ ऑफ जेड, और एफ ऑफ जेड क्या होगा, एल एन जेड अपॉन जेड माइनस आयटा का होल स्क्वायर इंटू जेड प्लस आयटा का होल स्क्वायर। ऐसे हम लिख सकते हैं इस फंक्शन को, जेड स्क्वायर प्लस 1 के होल स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं। तो जेड माइनस आयटा के होल स्क्वायर से ये टर्म कैंसिल हुई, और ये डिफ्रेंशिएशन हमें कैलकुलेट करना है एट जेड इज इक्वल टू आयटा पे। तो डिफ्रेंशिएशन अगर हम करें तो क्या वैल्यू हमारी आती है, जेड प्लस आयटा का होल स्क्वायर तो है ही, पावर 4 हो जाएगी, जेड प्लस आयटा का होल स्क्वायर
इंटू ln z का क्या होगा 1/z माइनस ln z एज इट इज़, और 2 पावर आगे आएगी इंटू z प्लस आइटा, और ये वैल्यू हमें लिखनी है z इज इक्वल टू आइटा के लिए। सो z इज इक्वल टू आइटा अगर हम पुट करते हैं तो वैल्यू हमारी आती है 2 आइटा स्क्वायर इंटू 1/आइटा माइनस 2 इंटू ln आइटा इंटू 2 आइटा डिवाइडेड बाई 2 आइटा रेज टू पावर 4। तो यहाँ से वैल्यू हमारी आती है 2 आइटा, आइटा स्क्वायर -1 होगा और 2 स्क्वायर कितना होगा 4, तो -4, और आइटा को हम ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस आइटा होगा, माइनस माइनस प्लस, माइनस 2 इंटू 2 4 आइटा इंटू ln आइटा, और आइटा को हम क्या लिख सकते हैं e की आइटा π/2 डिवाइडेड बाई आइटा की पावर 4 1 होता है, 2 की पावर 4 क्या होगा 16, और ln से e कैंसिल होगा तो ये टर्म हमारी किसके इक्वल आ जाएगी इंटू आइटा π/2। तो 2 से 4 कैंसिल हुआ 2 टाइम्स, और आइटा स्क्वायर हमारा क्या होगा -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 4 आइटा प्लस 2 पाई डिवाइडेड बाई 16। तो वैल्यू हमारी क्या आती है रेसिड्यू ऑफ फंक्शन एट z इज इक्वल टू आइटा, वो हमारा आता है आइटा बाई 4 प्लस π/8, ये वैल्यू हमारी निकल के आती है। तो इंटीग्रल की वैल्यू हम फाइंड आउट करें, क्लोज कर्व इंटीग्रल f ऑफ z इंटू डी जेड, वो क्या होगा 2 आइटा इंटू सम ऑफ रेसिड्यू जो इनसाइड लाई करता है, तो इनसाइड ये पॉइंट लाई कर रहा है, तो आइटा बाई 4 प्लस π/8 प्लस पाई आइटा इंटू में जो रियल एक्सिस पे लाई कर रहा है उसके लिए तो वैल्यू 0 ही है हमारी, तो ये टर्म तो हमारी 0 होगी। तो इंटीग्रल की वैल्यू क्या आती है आइटा स्क्वायर -1 होगा, 2 से 4 कैंसिल होगा, तो यहाँ पे क्या वैल्यू आती है -π/2 प्लस आइटा π²/4, ये वैल्यू हमारी निकल के आती है। और क्योंकि ये वैल्यू जो हमारी आ रही है वो किसके लिए आ रही है -∞ टू ∞ ln z/z² प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसके लिए वैल्यू हमारी क्या आ रही है -π/2 प्लस आइटा π²/4, ये वैल्यू आ रही है। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं -∞ टू 0 ln z/z² प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 टू ∞ ln z इंटू डी जेड है z² प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू डी जेड, ऐसे हम लिख सकते हैं इस फंक्शन को। तो अब इसको इस टर्म को अगर आप देखो और यहाँ अगर हम z को -z से रिप्लेस करें तो जो लिमिट हमारी होगी वो -∞ किससे रिप्लेस हो जाएगी इन्फिनिटी से। तो इंटीग्रल हमारा क्या बन रहा है, अगर इसी टर्म को हम देखें तो इंटीग्रल हमारा बन रहा है ∞ टू 0 और ln ऑफ -z इंटू माइनस ऑफ डी जेड डिवाइडेड बाई z² प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये वैल्यू हमारी बन रही है। तो ln ऑफ -z को हम क्या लिख सकते हैं 0 टू ∞ ln z इंटू e की आइटा पाई लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई, और माइनस अगर हम बाहर लेके जाएंगे तो लिमिट हमारी 0 से ∞ चेंज हो जाएगी, तो यहाँ पे डी जेड आ जाएगा और z² प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो अब इस टर्म में से अगर हम इनको सेपरेट करें तो वैल्यू हमारी क्या आती है, तो इस टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं 0 टू ∞ ln z प्लस ln e की आइटा पाई, तो ln से e कैंसिल होगा तो क्या आ जाएगा आइटा पाई डिवाइडेड बाई z² प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू डी जेड, और इस वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं 0 टू ∞ ln z अपॉन z² प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू डी जेड प्लस 0 टू ∞ आइटा पाई अपॉन z² प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू डी जेड, ऐसे हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से इस इंटीग्रल की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी -∞ टू ∞ ln z अपॉन z² प्लस 1 का होल स्क्वायर
इंटू डी जेड, वो किसके इक्वल होगा? एक तो 0 टू इन्फिनिटी वाली लिमिट इससे आ रही है और एक इससे आ रही है, तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स 0 टू इन्फिनिटी ln z अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू डी जेड। दूसरी टर्म क्या है? ये वाली है 0 टू इन्फिनिटी आयटा पाई अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू डी जेड। तो इस टर्म को अगर आप देखो तो ये रियल पार्ट बता रही है इस इंटीग्रल का, और इसको अगर आप देखो आयटा अगर हम बाहर निकाल दें तो ये जो टर्म है हमारी वो इमेजिनरी पार्ट बता रही है इस इंटीग्रल का। तो जो ये वाली वैल्यू क्योंकि हमें निकालनी है तो 2 टाइम्स 0 टू इन्फिनिटी रियल पार्ट हमारा क्या है? -π/2 है ln z अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और उसकी वैल्यू हमारी क्या आ रही है? इंटू डी जेड की वैल्यू है -π/2। तो वैल्यू हमें निकालनी है इस टर्म की, तो 2 से हम क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी? -π/4। सिमिलर क्वेश्चन ही आपका जस्ट 2016 में आया था, और उसमें क्या था कि हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है लिमिट 0 टू इन्फिनिटी ln x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 की इंटू डी एक्स। यहाँ पे होल स्क्वायर गिवन है और यहाँ पे सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस 1 गिवन है, तो सिमिलर प्रोसेस से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। ये क्वेश्चन है आपकी प्रैक्टिस के लिए, आप इसको सोल्व करें, आंसर कमेंट सेक्शन में बताएं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।